ओके। ओके, आई एम सो सॉरी। क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, तो नेटवर्क ऐसे टेक्निकल मसले का बंदा फिर कुछ कर नहीं सकता एकदम से। अच्छा, थोड़ा सा जो टाइम, थोड़ा सा मिसहैप जो हुआ इसमें, आप लोगों को शायद थोड़ा सोचने का टाइम मिल गया। वो जो मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी एक्चुअली, मैं जरा आराम से उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ओवरीज, अब एस्ट्रोजन का जो मेन, एस्ट्रोजन को मेन रिलीज, जो मेन उसकी सोर्स होती है, एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा जो रिलीज करना होता है वो ओवरीज ने रिलीज करना होता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स के अंदर ओवरीज जो सी हैं वो वीक हो गई, जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी अल्टीमेटली ऑब्वियसली रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर फीमेल जो उनसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मेल जो उनसे, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे वहां पे एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करवा रहा है? वहां पे तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव हार्मोन, अगर फीमेल का हम कहते हैं मेजर रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन है, तो मेल का हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन है। ओके। तो वहां पे ऑब्वियसली ओवरीज नहीं है, लेकिन वहां पे जो टेस्टोस्टेरोन है, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि यहाँ पे अब कंपनसेशन कैसे हो रही है मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर ये हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक एरोमेटेज हार्मोन है, उसके जरिए टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो रहा है। एस्ट्राडायोल, ESTRADIOL, जो कि एस्ट्रोजन की ही एक टाइप है। यानी कि आप ये कह लें कि टेस्टोस्टेरोन, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, कि जितना भी टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जरिए, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एक तरफ हो जाएगा। वो किस लिए पोर्शन होगा? वो इसलिए कि इस वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हमने एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करवाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली ओवरीज प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है मेल्स के अंदर, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब एस्ट्रोजन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसने भी काम यही करवाना है। अब हमें इससे ये समझ आया कि एस्ट्रोजन हमारे पास मेन हार्मोन है, जो कि बोन की फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा है। फीमेल के अंदर तो उसकी सोर्स ऑब्वियसली ओवरीज है। मेल के अंदर ओवरीज चूंकि नहीं है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन उस एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवा रहा है। आपको इस बात की समझ आ गई है? काइंडली, थोड़ी सी मतलब वो थी, टेक्निकल बात थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात थी। अगर आप लोग सारे बता देंगे, समझ आ गई है तो ठीक है, वरना मैं रिपीट भी कर दूंगी। ओके। ओके। ये जो भी जूम यूजर हैं, काइंडली आप अपना जो है ना यूजर नेम पे अपना नेम लिखें। यहाँ पे कोई आपकी आईडी हैक नहीं होगी, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। हमें पता चल जाता है कौन आंसर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम अपने नेम के साथ ज्वाइन कीजिएगा। ओके। अब इसके बाद चलते हैं विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। यहाँ पे आई होप सो कि वो वाले बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैंने चाइल्डहुड भी पढ़ाया हुआ है, रिकेट्स पढ़ाया हुआ है, तो मुझे बता दें, ये वाला तो आप लोगों को पता होगा कि विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर सिंपली आप कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? लिखा भी हुआ है सामने, दो टर्म्स है, आपको समझ आ जानी चाहिए किस तरह होना है। काफी डिटेल में समझाया था मैंने, दो तीन डायग्राम से उसके साथ भी समझाया था, बार बार रिपीट करके बताया था रिकेट्स के अंदर कि विटामिन डी या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो बोन बोन रिजॉर्प्शन, या फिर बोन की सिंपली हम कहें कि जो बोन का ब्रेकेज जो से है वो प्रोसेस है, एक्टिविटी उसको कैसे इंक्रीज करवा रहा है। समीर आप बताएं। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से कैसे हो रहा है ये? उस्मान गनी, आप बताएं। रिकेट्स वाली फाइल मुझे अच्छे से याद है, दो तीन पिक्चर्स थी वहां पे, दो तीन डायग्राम्स के साथ पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में समझाई थी। नूरुलैन। ओके, ठीक है। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ओके। मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारे ब्लड सीरम के अंदर जब कैल्शियम का लेवल रिड्यूस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए था, बट इट्स ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ तो दोबारा ना भूलें। कैल्शियम हमारे जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर कम होता है, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम जो कम हो रहा है, उससे हम ये कैसे कह रहे हैं कि बोन्स के अंदर कैल्शियम कम होता जा रहा है? इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे थायराइड, जो पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं, जो एक थायराइड हार्मोन होता है जो हमारे यहाँ पे थोरैक्स रीजन में होता है, सॉरी थोरैक्स में नहीं, रीजन में, थ्रॉट रीजन में, जो हमारा थ्रॉट रीजन होता है वहां पे होता है।
अब उसके लेटरल साइड्स पे हमारे दो और ग्लैंड होते हैं, इसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड से ग्लैंड्स होते हैं, उन्होंने रिलीज करवाना होता है पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन को। पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम होता है, उसने तब रिलीज होना होता है जब ब्लड सिरम जो ब्लड सीरम है उसके अंदर कैल्शियम के लेवल जो है वो डिक्रीज होते हैं। अब कैल्शियम के लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कम है, पीटीएच रिलीज हुआ पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन ने ये करना है, उसने ये नहीं देखना कि मैं कैल्शियम कहाँ से ले रहा हूँ, उसने बस कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना नॉर्मल लेवल पे लेकर आना है। कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड स्ट्रीम के अलावा, ब्लड स्ट्रीम के अलावा कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। अब वो बोन से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करवाएगा और उसे ब्लड में लेकर आएगा। अब वो जो बोन से कैल्शियम को निकाल रहा है उसे हम कह रहे हैं डीमिनरलाइजेशन, यानी कि पहले हम अंदर डालने वाले प्रोसेस को कहते हैं ना मिनरलाइजेशन। अब ये बोन से बाहर आ रहे हैं मिनरल्स, जिसे हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। अब ये डीमिनरलाइजेशन हो रही है। अब पैराथायरॉइड हार्मोन ने तब तक ही काम करते रहना है जब तक ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम लेवल सही रहेगा। अब अगर एक पर्सन ऐसा है जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के साथ साथ वो कोई सप्लीमेंटेशन में प्रॉपर नहीं ले रहा, या फिर वो कोई दूसरी कैल्शियम और विटामिन डी की सोर्सेज को नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली उसकी डाइटरी कैल्शियम जो है वो तो रिड्यूस्ड है ना। डाइटरी कैल्शियम रिड्यूस होने की वजह से पीटीएच हार्मोन हमेशा उसका रिलीज होता रहेगा, उसका हमेशा जो पीटीएच हार्मोन रिलीज होता रहेगा, वो बोन से निकालता रहेगा कैल्शियम, जिसकी वजह से उसकी कैल्शियम बोन जो उसके ब्लड स्ट्रीम के ना जो कैल्शियम के लेवल शायद सही रहे, लेकिन उसकी बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मुसलसल बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकल रहा है। अब इस बात की समझ आई है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों, क्योंकि पैराथायरॉयड जो सा हार्मोन है उसकी जो सी है वो एक्सेसिव जो सी अमाउंट में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से कैल्शियम के अमाउंट जो सी है वो बोन से निकल के उसको ब्लड स्ट्रीम में लेकर आ रहा है पीटीएच। तो इसके हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। समझ आइए, कम से कम थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे चलूं। ओके। ओके थैंक यू। फिर आगे है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया का पता है किसी को क्या होता है? ये सारी टर्म्स मिलती जुलती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, सार्कोपीनिया हो गया, ऑस्टोमलेशिया हो गया, ये सारी टर्म्स जो सी मिलती जुलती होती हैं। सार्कोपीनिया क्या चीज होती है, कैसे डिफरेंट है? मसल रिलेटेड टर्म है, ओके ठीक है। मसल रिलेटेड टर्म है। एज की वजह से जो मसल लॉस होता है, मसल लॉस ड्यू टू एजिंग, इसको हम कहते हैं सार्कोपीनिया। अब जब मसल लॉस हो गया, मसल का क्या काम होता है, मसल ने जो सा होता है वो बोन ने मसल को साथ अपने जोड़ के रखना होता है, और जो बोन्स मतलब वाइस वर्सा ये काम होता है। बोन्स को जो सी हेल्प करने वाली चीज होती है वो मसल्स होते हैं, मसल्स को सही तरीके से अपने प्लेस पे हेल्प करने वाली चीज होती है वो बोन्स होती हैं। ऑब्वियसली जब मसल मास रिड्यूस हो जाएगा तो बोन्स के अंदर जो सी हेल्डिंग कैपेसिटी है, जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है ना। उसकी वजह से जो है अब इसको सारे प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास मसल लॉस तो हुआ है, इसके साथ साथ जो है वो जो पुल है बोन्स मसल का, जो बोन्स की तरफ पुल था वो रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से जो आपकी बोन्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। समझ आइए इस बात की, ये भी पूरा रिकेट्स में समझाया था आप लोगों को कि मसल्स जो से हैं वो टोनिसिटी रिड्यूस हो रही है, जिस तरह बुजुर्ग वगैरह बताया था मैं आपको कि उनकी जो सी है ना वो जिल्द जो सी होती है वो ढिलक जाती है, उनकी जिल्द जो होती है वो क्यों, क्यों, क्योंकि उनके जो हम कहते हैं ना कि जो मांस है वो उनका हड्डी छोड़ देता है, ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा शायद अगर आप लोगों को क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ है, कि जो से उनके जो से मसल्स है ना वो उनकी बोन से नीचे आ रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जो से वो दोनों की जो सी होल्डिंग कैपेसिटी एक दूसरे की तरफ वो रिड्यूस हो जाती है, उनकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं। तो सार्कोपेनिया यानी कि मसल लॉस, जो एज रिलेटेड मसल मसल लॉस है वो भी इसको कॉज करवाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को। इनएक्टिविटी, ऑब्वियसली जब हम सार्कोपेनिया की बात कर रहे हैं तो हम एज रिलेटेड कह रहे हैं, यानी कि ये एजेड लोगों में यानी कि एल्डरली, तो एल्डरली पीपल में इनएक्टिविटी भी ऑब्वियसली होगी, क्यों, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस है, रिड्यूस लोडिंग ऑन बोन, उनकी लोडिंग ऑन बोन जैसे मैंने पहले बताया था कि उनकी जो मैकेनिकल लोडिंग वाला सिस्टम है, यानी कि मसल्स के ऊपर जो जोर पड़ना है, जो बोन्स के ऊपर जोर पड़ना है, किसी चीज को उठा के कोई वेट लिफ्टिंग होगी, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी होगी तो बोन्स की अडेप्टेशन आएगी, उनके अंदर जो सी सेंसिटिविटी जो सी उनके बोन्स के अंदर है उसकी वजह से बोन्स जो सी वो स्ट्रेंथन होंगी। जब ये कोई भी सिस्टम नहीं है, इनएक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, रिजल्ट क्या आता है,
रिजल्ट आ गया हमारे पास कि थिनिंग हो रही है ट्रेबिकुलाई की, पोरस कॉर्टेक्स की, फ्रेजिलिटी, फ्रैक्चर्स। वही वाली टर्म्स हैं। ट्रेबिकुलाई क्या है? स्पॉन्जी बोन है। पोरस कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टिकल बोन। ये हमारे पास क्या है? ये कॉम्पैक्ट बोन है। उसके अंदर जो है यानी कि पोरस वो ज्यादा हो गई है, कॉम्पैक्ट बोन। और जो हमारे पास ट्रेबिकुलाई यानी कि जो हमारे पास स्पॉन्जी बोन थी, जो हमारे पास सॉफ्ट पार्ट था बोन का, उसकी थिनिंग होती जा रही है। इन दोनों की वजह से जो बोन्स थी वो हमारे पास फ्रेजाइल हो गई है। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक हो गई हैं, वो वल्नरेबल हैं, सस्केप्टेबल है टुवर्ड्स द फ्रैक्चर। कि कोई भी छोटा सा एक्सीडेंट या ट्रॉमा होगा, एकदम से कोई फॉल या स्लिप आएगा, तो उनका बहुत ज्यादा चांसेस है कि फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि उनकी ब्रेकेज हो जाए बोन की। उसके बाद फिर इसके कॉजेज क्या आते हैं? अडल्ट्स में और एल्डरली में डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। अडल्ट्स यानी कि 20 to 64 में हम क्या पढ़ते हैं? 64 में से अडल्ट्स के अंदर ज्यादा आ गए, तकरीबन आई गेस 50 50 40 50 तक आप कह लेंगे अडल्ट्स में आ सकते हैं। लाइफस्टाइल, लो कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक मैंने पीछे सारा बताया। अच्छा, बल्कि अभी अभी टेस्ट कर लेते हैं कि आप लोगों ने अभी भी सुना है कि नहीं पिछला, हालांकि इतनी डिटेल में समझाने के बाद भी आप लोगों को नहीं पता चला था। लो कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक का कैसे इस पे इफेक्ट आएगा? काइंडली जल्दी से रिपीट कर दें। जब तो कैल्शियम ऋषि। इंटेक कम होगा तो ओके ओके रिबा बताएं आप, ठीक है, शाबाश। जब कैल्शियम का इंटेक कम होगा तो जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होगा, और वो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बॉन से कैल्शियम को लेके आएगा, तो जिसकी वजह से बॉन जो हम्म। है उसमें कैल्शियम कम हो जाएगा, तो हम्म। जिसकी वजह से बॉन्स प्रॉब्लम। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड अरीबा। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कैल्शियम डिफिशिएंसी। ओके, वेरी गुड तुबा। ठीक है। ओके, लाइफस्टाइल में क्या मसला आया है? लो कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक। अच्छा, अभी जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारा डायरेक्ट लिंक है, वैसे तो बहुत सारी चीजों से हमारा इनडायरेक्ट लिंक न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन खाने पीने की हद तक नहीं है, बहुत वास्ट जो उसकी फील्ड है। लेकिन लाइफस्टाइल के ऊपर तो हमारा डायरेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे लो कैल्शियम विटामिन डी इनटेक, यहाँ पे आप उनकी जो से वो डाइटरी जो उनकी हैबिट्स है उनको चेंज करवाएंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशंस लेकर आएंगे। साथ साथ अगर उनको मैल एब्जॉर्प्शन का मसला आ रहा है तो आप इस तरह के उनके फूड कॉम्बिनेशन देंगे कि उनका मैल एब्जॉर्प्शन का मसला हल हो जाए। या तो फिर आप उन्हें सप्लीमेंटेशन जो उनसे है वो उनका प्रिस्क्राइब करेंगे, सप्लीमेंटेशन के साथ साथ उनकी जो कमी है पूरी हो सके। उसके बाद फिर स्मोकिंग। स्मोकिंग अल्कोहल दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि अल्कोहल जिसको हम टॉक्सिटी के अंदर लेते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं अल्कोहल के अंदर। स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन होता है, जिसके अंदर हमारे पास होता है केमिकल, ये दोनों क्या काम करते हैं? इन दोनों की वजह से जो ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी है जो है ना, इन्होंने वो इंक्रीज करवानी होती है स्मोकिंग स्मोकिंग ने भी और अल्कोहल कंजप्शन ने भी। और इस टॉक्सिसिटी की वजह से जो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के यानी कि जो बोन फॉर्मेशन की एक्टिविटी है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। इन दोनों ने टॉक्सिसिटी करवानी है, टॉक्सिसिटी की वजह से बोन फॉर्मेशन कैपेसिटी और एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो रही हैं। ओके। उसके बाद आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या चीज होती है? थायरॉयडिज्म, थायराइड थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज करना होता है? थायराइड हार्मोन्स। हाइपर यानी कि एक्सेसिव। हाइपरथायरॉयडिज्म मींस हाई थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स ने आपका मेटाबॉलिज्म जो सा होता है, आपका बीएमआर आरएमआर जो होता है उसको रेगुलेट करवाना होता है। जब थायराइड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है परसिस्टेंटली, किसी भी चीज को एक्सेसिव कह के उसको हम किसी डिजीज का नाम नहीं दे देते जब तक कि वो परसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट ना हो चीज। ओके। हाई थायराइड हार्मोन परसिस्टेंटली जब बॉडी के अंदर रहता है, ये कंडीशन, उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और जो बोन का टर्न ओवर है वो इंक्रीज हो जाता है। टर्न ओवर का क्या मतलब होता है? आप ब्लड टर्न ओवर कहें, स्किन टर्न ओवर कहें, बोन टर्न ओवर, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस है ना डेप्थ का, या फिर जो रिप्लेनिशमेंट और जो सारा प्रोसेस है कि ये रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस है ये इंक्रीज हो जाता है। और इस इंक्रीज होने की वजह से ही इतना ज्यादा रेगुलेट, इतना जो है वो हाइपर रेगुलेट हो जाता है, या फिर हाइपर एक्टिव हो जाता है सिस्टम, कि जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यानी कि जो बोन ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है ना, वो एक्टिविटी। अब ये दोनों एक्टिविटी साइड बाय साइड, नॉर्मली दोनों एक्टिविटी साइड बाय साइड चल रही होती हैं, जो कि एक दूसरे को एक चीज को एक इनहिबिट कर रहा होता है, दूसरी चीज को दूसरा स्टिमुलेट कर रहा होता है। साइड बाय साइड दोनों चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ये होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी है यानी कि जो फॉर्मेशन एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम था दोनों के साइड बाय साइड चलने का, वो डिस्टर्ब हो गया, एक चीज ज्यादा हो गई एक चीज कम हो गई। तो यहाँ पे जो बोन टर्नओवर है वो इंक्रीज हो गया, जो फॉर्मेशन कैपेसिटी थी वो कम हो गई। ओके। कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम में किसी को वैसे पता है क्या चीज होती है? अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन होता है,
जिसे हम कहते हैं कोर्टिसोल। अब ये जो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, अगर ये परसिस्टेंट, इसको हम कशन डिजीज के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये होता है कि इसके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है, और आपकी बॉडी के अंदर ये हमेशा प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रेस हार्मोन, नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रेस हार्मोन आपका क्या काम करता है, वो आपके फंक्शंस को जो है वो रेगुलेट करवाने के लिए, या फिर किसी, अगर कोई डिसरेगुलेशन हो रही है तो उसके नतीजे में जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो बॉडी को ये सिग्नल देने के लिए होता है कहीं पर डिसरेगुलेशन हो रही है, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उसको मसले को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा परसिस्टेंट अमाउंट में रिलीज होता रहे लॉन्ग टर्म फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवर द टाइम हम इस कंडीशन कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो बोन रिजॉर्प्शन, अच्छा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, कि उसके अंदर जो जब होते हैं हमारा फाइट एंड फ्लाइट, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, उसके अंदर भी स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज्यादा होता है। अब जब स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है, तो इसके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर एक और काम होता है कि जो बोन की ब्रेकेज वाली कैपेसिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो सी ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब कोर्टिसोल ज्यादा टाइम के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस भी हमेशा चलता ही रहेगा, इसको इनहिबिटर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से ब्रेकेज हुए जा रही है, बोन की डेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है। उसके बाद लिवर डिजीज। अब लिवर डिजीज के साथ कैसे रिलेटेड है कि लिवर ने एक ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि हर चीज का ग्रोथ फैक्टर होता है, बोन का भी ग्रोथ फैक्टर होता है एक आईजीएफ 1। आईजीएफ 1 जो ग्रोथ फैक्टर होता है बोन के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए, बोन की रिफॉर्मेशन के लिए, रिजनरेशन के लिए, इसको जो सी एक्टिवेशन करवानी होती है वो लिवर ने करवानी होती है। और जब लिवर डिजीज होगी, आप लोग देखते हैं सारे, जब भी हम जितनी भी डिजीजेस पढ़ते हैं, सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं जाके, ऑर्गन्स पार्ट्स एक दूसरे के साथ जाके इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर एक चीज खराब है तो बाकी चीज जो सी है ना, उस चीज को अफेक्ट नहीं करेगी ओवर द टाइम। अगर उसे सही टाइम पे उसे अर्ली डायग्नोसिस के साथ उसे ट्रीट कर लिया जाए तो ओके, वरना एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली वो एक डिजीज जो सी है, या फिर एक जो ऑर्गन है, वो बाकी चीजों को भी अफेक्ट कर देता है। तो जो लिवर डिजीज होती है, लिवर डिजीज के साथ साथ क्या मसला आता है, लिवर डिजीज ने इसकी इन, जब इसने एक्टिवेशन करवानी है, ऑब्वियसली डिजीज आई, यानी कि सही तरीके से लिवर काम नहीं कर रहा, तो इस ग्रोथ फैक्टर की जो सी एक्टिवेशन नहीं हुई, तो इसकी एक्टिवेशन ना होने की वजह से जो सी ग्रोथ थी बोन्स की जो होनी थी, जो उसकी रिजनरेशन होनी थी, वो प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी वही है जिसके अंदर कोर्टिसोल हमारे पास आ जाता है, कि हमारे पास जो स्टेरॉयडल हार्मोन है कोर्टिसोल भी एक, तो इसकी उनसे इंक्रीज ज्यादा होने की वजह से हमारे पास आ जाता है ये ड्रग्स में आपको बता रही हूँ कि ड्रग्स भी कौन से हैं वो कॉज कर सकते हैं। अच्छा, मेल अब्जॉर्प्शन और सीकेडी मैंने लीव कर दिया, ठीक है। मेल अब्जॉर्प्शन जो है, मेल अब्जॉर्प्शन के साथ कैसे ये काम करते हैं, मेल अब्जॉर्प्शन ये कि हमारे पास सीलिक डिजीज है या फिर आईबी डिजीज। मेल अब्जॉर्प्शन की हम जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब यही सिंपली आ रहा है कि अगर हम चीज की इनटेक कर भी रहे हैं, कोई पर्सन कह रहा है कि अच्छा मैं एक्सपोजर भी सही तरीके से धूप का ले रहा हूँ, मेरी विटामिन डी की एक्टिवेशन भी यानी कि हो रही है, ऊपर से कोई इंसान कह रहा है कि मैं तो पूरे सोर्सेज भी फूड के सही तरीके से ले रहा हूँ, यानी कि डाइटिशियन उसको प्रॉपर डाइट में बना के दे रहा है, लेकिन तब भी ये मसला आते जा रहा है। तो डाइटिशियन की तरफ से नेग्लिजेंस भी है, डाइटिशियन इस चीज को जो है ना वो एड्रेस नहीं कर रहा कि इसको सोर्सेज तो सही जा रहे हैं, इसकी लाइफस्टाइल भी सही हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों इसके जो ये लेवल्स है विटामिन डी और कैल्शियम के सही नहीं हो रहे। तो ये इसलिए सही नहीं हो रहे होते कि एब्जॉर्प्शन मसला आ रहा होता है। जितनी मर्जी इंटेक करते हैं, अगर एब्जॉर्प्शन में मसला आ जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है, ओके। उसके अंदर दो बातें बताई हुई है, सिलिक डिजीज और आईबीडी। सिलिक डिजीज सिंपली हम कहते हैं कि ग्लूटेन की वजह से जो एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी उसे हम कहते हैं। अगर एक चीज की एलर्जी है तो ऑब्वियसली वो उसको करने की वजह से बहुत सारी चीजों को साथ में भी साइमल्टेनियसली तीन चार चीजों के प्रोसेस को या फिर उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। आईबीडी हमारे पास इंटेस्टाइनल बाउल डिसऑर्डर होता है। नॉर्मली हमारे पास जो सिंपल सारे के आपके इंटेस्टाइन की जो सी रेगुलेशन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है सीकेडी। सीकेडी क्या चीज होती है, सीकेडी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज। अब कोई मुझे बताएगा कि किडनी डिजीज की वजह से बोन जो सी है वो उसकी रिजॉर्प्शन कैसे हो सकती है, यानी कि बोन्स कैसे वीक हो सकती हैं। किडनी डिजीज का क्या इसके आपकी साथ है। किडनी जो है ना वो विटामिन डी की एक्टिवेशन में, ओके, किडनीज जो ओके, होती वेरी हैं वो गुड, एक्टिवेशन ऑफ वेरी गुड। विटामिन डी में रोल प्ले कर रही होती हैं। ओके, वेरी गुड समीर। किडनी ने क्या करना होता है, किडनी ने विटामिन डी की एक्टिवेशन करवानी होती है। जब विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही, यानी कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जब कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम का लेवल कम है, और जब कैल्शियम का लेवल कम है तो ये क्या चीज करेगा, ये पीटीएच को रिलीज करवाएगा। पीटीएच ने बोन्स की डीमिनरलाइजेशन करवानी है, जिसकी वजह से बोन्स से जो सी है वो उसकी जो बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी।
उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स में हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी हमारे पास रिड्यूस हो रही है और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में जिसकी वजह से हमारे पास इसके साथ साथ रिड्यूस हो रही है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं। अच्छा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास, इनका क्या काम, ये क्या करते हैं, अगर इन ड्रग्स को आप ज्यादा लें तो इस ड्रग्स ने, अच्छा ये इसने, हम कहते हैं ना कुछ ड्रग आप लोगों ने कुछ, शायद आप लोगों ने कुछ ने पढ़ा हो या फिर आप लोग आगे जाके सेमेस्टर में पढ़ोगे, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होते हैं इसके साथ हमें कोई ना, आपको मील के साथ नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टमक का जो एसिड होता है ना वो रिड्यूस करवाना होता है, स्टमक की एसिड नहीं तो आपकी फूड की डाइजेशन करवानी होती है। इसलिए मील में, और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो आपका ड्रग होता है इसमें आपने फासला लेकर आना होता है, आपने फर्क रखना होता है कि इतने टाइम बाद आपने ये ड्रग लेना है या फिर इतने टाइम पहले ये ड्रग लेना है। अब इन्होंने स्टमक एसिड की जो से वो रिड्यूस करवाया। स्टमक एसिड रिड्यूस होने की वजह से आप ये समझ लें कि स्टमक एसिड रिड्यूस हुआ, किसी इंसान को नहीं पता था इसके इंट्रेक्शन का, उसने साथ में फूड भी ले लिया। अब फूड लेने की वजह से अब ये हुआ, स्टमक एसिड रिड्यूस होने की वजह से जो कैल्शियम या फिर विटामिन डी था उसकी अब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से नहीं हुई। तो ऑब्वियसली जब उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो ये सारा मसला फिर आया। फिर एंटी कन्वर्सेंट्स, जो हमारे पास एपिलेप्सी या फिर एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होते हैं, इन्होंने ये करवाना क्या होता है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करा है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए जो से इसका जो से वो इसके प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं और सही तरीके से इनकी जो से एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से नहीं हो रही है कि प्रॉपर इसके बताए जाए कि इतने टाइम में लेने हैं या फिर इस टाइम पे लेने हैं, इतनी मील के इतने टाइम पर नहीं लेने हैं या लेने हैं या फिर कितनी देर तक लेने हैं। कोई इंसान खुद ही जो है वो लिए जा रहा है, उसके कंडीशन में उसको नजर भी आ रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसको पता चल रहा है कि नहीं अगर मैं नहीं लूंगा या लूंगी तो ये मसला आता रहेगा, मुझे एपिलेप्सी के जो है वो अटैक पड़ते रहेंगे। वो लिए जा रहा है विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रे या विदाउट एनी क्या कहेंगे सुपरविजन। तो लिवर इंजाइम्स जो है वो इसको इंक्रीज करवाएंगे। ऑब्वियसली ड्रग्स है ना, ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म जो होता है इसकी मेटाबॉलिज्म किसने करवाना होता है, लिवर इंजाइम्स ने। एंटी कन्वर्सेंस लिए जा रहे हैं, लिवर इंजाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। लिवर इंजाइम्स जब इंक्रीज हो रहे हैं तो लिवर इंजाइम्स ने क्या करवाना होता है, विटामिन डी की ब्रेकडाउन भी करवानी होती है। एक्सेसिव लिवर एंजाइम्स होंगे, एक्सेसिवली विटामिन डी की जो होगी वो ब्रेकडाउन होगी। अब इतनी ज्यादा विटामिन डी की ब्रेकडाउन होगी जितनी की